बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 84 मुलाहिदा फरमाएं। हो सकता है उसने सामने से आने वाली किसी गाड़ी से तसादुम को बचाने की कोशिश की हो, मैंने कहा, और गाड़ी बेकाबू हो गई हो। यह सिर्फ फर्ज किया जा सकता है। रिजवी साहब ने अदम इत्तफाक की कोई सूरत ना पा के कहा, यह भी फर्ज किया जा सकता है कि उसके ब्रेक फेल हो गए थे, मगर हकायक कुछ और हैं। तुमने उसे किस वक्त देखा था? तकरीबन रात के 1 बजे। मैंने कहा, मुमकिन है 1:30 का वक्त हो। तुम सुबह के 5:30 बजे वापस पहुंचे थे और बज़ाहिर तुमने ये फासला दौड़ते हुए तय किया था। तुम्हारी हालत से यही जाहिर होता था, और ये भी मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास कोई सवारी नहीं थी। ये फासला तुमने कितनी देर में तय किया था? रिजवी साहब ने कहा, मेरा ख्याल 1 घंटा तो लगा होगा मुझे। मैंने कहा। बोसी ने मेरा हाथ दबा के मुझे मोहतात होने की ताकीद की। शिरवानी साहब और उनकी बेटी 3 बजे सुबह पहुंचे थे, रिजवी साहब ने कहा, और वो गाड़ी में लाए गए थे जिसने उन्हें ऐन मेरी कोठी के दरवाजे पर उतारा था। गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट थी तो वो देख नहीं सके, लाइट ऑफ थी और वो घबराए हुए भी थे, मगर ये कहा जा सकता है कि वो आधे घंटे से कम में तकरीबन 20 मिनट में पहुंचे होंगे। गोया 2:45 बजे के करीब वहां से रवाना होंगे। इस हिसाब में कोई गलती है तो बताओ कि जो फासला एक शख्स पैदल चल के 1 घंटे में तय करे, वो कार में ज्यादा से ज्यादा 1/4 वक्त में तय हो जाएगा। तुमने किसी से लिफ्ट नहीं ली थी, कोई रिक्शा या टैक्सी तुम्हें नहीं मिली, और जाहिर है इतनी रात गए तुमने 5 मील की दौड़ नहीं लगाई थी। इतने तवील रास्ते पर गश्ती पुलिस या चौकीदार तुम्हें भागता देखते तो जरूर तुम्हारे पीछे लग जाते। इससे यह भी साबित होता है कि तुम्हें 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगा होगा। औसतन आदमी 3 मील फी घंटा की रफ्तार से चलता है। तेज चले तब भी 4 मील से ज्यादा की रफ्तार नहीं हो सकती, और यह रफ्तार भी 1-2 मील तक बरकरार रह सकती है, बाद में घट जाती है। खैर ये बताओ कि जब तुमने सराज को काबू करके फौजिया और शेरवानी को भेजा तो क्या डिसल्वा वहां मौजूद था? जी, उस वक्त वो वहीं था, मैंने गौर करके कहा। और तुम्हारे पहुंचने के कितनी देर बाद उनको रिहाई मिली थी? 1-1.5 घंटे बाद। मैंने कहा, आप क्या नतीजा अखज़ करना चाहते हैं इससे? और तुम उनके रवाना होने के कितनी देर बाद वहां रहे थे? रिजवी साहब ने मेरे सवाल को दरखोरे इतना नहीं समझा। मैं तकरीबन उनके साथ ही चंद मिनट के फर्क से। मैंने कहा, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मेरा भी यही ख्याल था, रिजवी साहब ने कहा। जब तुमने एक बार सराज को काबू कर लिया था तो जाहिर है उसे 1 घंटे तक पकड़े नहीं खड़े रहे होगे। तुमने पहले शेरवानी और फौजिया को छुड़ाया और उसके बाद डीएसपी सराज को ढाल बनाए बाहर आ गए, राइट? फर्ज करो 10 मिनट बाद गोया तुम 3 बजे वहां से रवाना हुए और तुम्हारे कहने के मुताबिक 1 घंटे में घर पहुंच गए, लेकिन इस तरह तुम्हें 4 बजे पहुंच जाना चाहिए था। 1.5 घंटा तुम कहाँ रहे? रिजवी साहब ने मुझे ट्रेप कर लिया था। वक्त के उलट फेर में 1.5 घंटे का फर्क निकल आया था। मैंने अंदाजों की बुनियाद पर बात की है। आप सही वक्त को मद्देनजर रखकर हिसाब लगा रहे हैं। मैंने कहा, मगर साफ जाहिर था कि मेरा लहजा एतमाद से खाली है। अच्छा ये भी माना। ये बताओ जब तुम रवाना हुए तब भी डिसल्वा वहीं मौजूद था? जाहिरा होगा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि सुबह के तकरीबन 5-6 बजे वो शैला की माँ को उधर से लेकर मुखालिफ समत में कहाँ जा रहा था? रिजवी साहब ने कहा, क्या मौत के वक्त का तयन हो गया है? मैंने कहा, इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक उसे मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। रिजवी साहब ने कहा, सुबह 6 बजे एक शख्स ने कहीं से फोन करके हादसे की इतला दी। उसने अपना नाम नहीं बताया था। पुलिस 6:30 बजे पहुंची और एक इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि खून का रंग और महक बाकी थे। खून कुछ जम गया था, लेकिन कुछ उस वक्त भी रिस रहा था। चुनाचे उसने ये ख्याल जाहिर किया कि हादसे के कुछ देर बाद ही किसी ने गाड़ी देख ली। सड़क की दूसरी तरफ बंगले में वहीं से किसी ने फोन कर दिया। गोया वक्त वही 5 और 6 बजे के दरमियान का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हतमी तौर पर यह बात मालूम हो जाएगी, मगर जो बात मैं नहीं समझ सका वो कुछ और है। मेरी माँ पर एक पुलिस पार्टी वहां गई थी जहां तुम्हें ले जाया गया था। उन्होंने बड़ा तफसीली मुआयना किया, लेकिन किसी कतई नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उन्हें गैर आबाद कमरों में और आसपास कोई सुराग नहीं मिला, जिससे साबित होता कि रात को वहां कुछ लोग मौजूद थे। पैरों के निशानात क्या गाड़ियों के टायरों के निशानात तक ना थे। खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे सिवाय एक खिड़की के। जाहिर उसी में से निकल गए और जाते जाते अपनी मौजूदगी की तमाम अलामात मिटा गए। मैंने कहा, हाँ, लेकिन डिसल्वा की गाड़ी को यह हादसा वहां से आते हुए पेश नहीं आया। ऐसा मालूम होता है कि वो वहां जा रहा था। वो ग्लोब सिनेमा के पास रहता है। अगर उसे यह ख्याल था कि शैला की माँ को अपने घर ले जाए तब भी ये सम बिल्कुल उल्टी है। कार का रुख दूसरी जानिब होना चाहिए था। रिजवी साहब ने कहा, अगर उसे शैला की माँ को कहीं और ले जाना था तब भी ये गलत है। ऐसी सूरत में हादसा दारोगा वाला की जानिब कहीं होता, ये मुखालिफ समत में बागबान पूरे की तरफ। अब आपका क्या ख्याल है? ये भी साफ बता दीजिए। मुंतकी एतबार से आपने मुझे कायल कर लिया। मेरा ख्याल ये है मियाँ सिकंदर आजम कि तुमने डिसल्वा को मजबूर किया कि वो तुम्हें ड्रॉप करे। रिजवी साहब ने एक बार पलट के मुझे देखा और फिर गाड़ी मोड़ दी। उस वक्त तुम्हारे जहन में ये ख्याल नहीं था कि 5 मील की दौड़ लगाई जाए। जब बाहर एक गाड़ी मौजूद हो तो कोई ये खतरा कैसे मोल दे सकता है?
एक सूरत ये थी कि तुम गाड़ी के टायर फ्लैट कर दो, मगर उसके लिए तुम्हें गोली चलानी पड़ती। दूसरी बेहतर सूरत ये थी कि तुम उस गाड़ी को इस्तेमाल करो। इतनी रात गए तुम रिक्शा या टैक्सी मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। घर से 5 मील दूर थे और तुम्हें जल्द अज जल्द घर पहुंचने की फिक्र थी। सराज, जो तुम्हारे ख्याल के मुताबिक गिरोह का सरगना, तुम्हारी गिरफ्त में था। तुम उसके दोनों हाथ तोड़ चुके थे। क्या उसके बाद तुमने सराज का रिवॉल्वर नहीं निकाल लिया होगा? ये उसी सूरत में मुमकिन है जब मैं फर्ज कर लूं कि सराज गैर मुसल्ला था, मगर किसी खतरनाक गिरोह का सरगना अपने पास रिवॉल्वर ना रखे, और वो भी एक पुलिस ऑफिसर जिसे सरकारी तौर पर रिवॉल्वर मिलता है और नाजायज असला बरामद करने के मौके मिलते हैं, तो उसमें से खुर्द बर्द के मौके भी मिलते हैं। तुमने रिवॉल्वर की मदद से डिसिल्वा को गाड़ी चलाने पर मजबूर किया और वो तुम्हें छोड़ के वापस जा रहा था। जब यह हादसा पेश आया तुम्हें यह मालूम नहीं था कि डिक्की में शैला की माँ है। जैसे वो तुम्हें नहर के पुल के आसपास कहीं छोड़ के वापस हुआ, तुम गाड़ी से चिमट गए। तुम्हारे पास सराज का रिवॉल्वर था, उससे तुमने पीछे का विंड स्क्रीन तोड़ा। मेरा ख्याल है जब डिसिल्वा ने गाड़ी को बैक किया होगा तो अचानक छलांग मार के तुम बोनट पर चढ़ गए होगे। पहले तुमने कोशिश की होगी कि वो रिवॉल्वर से डर के रुक जाए, मगर वो बदहवास और खौफजदा होकर भागा और इस कोशिश में गाड़ी बेकाबू हो गई। ये फासला चंद मिनट का है। इससे वाज़ेह होता है कि डिसिल्वा मुखालिफ समत में क्यों जा रहा था। शैला की माँ कैसे मारी गई और तुमको घर पहुंचते पहुंचते 5:30 कैसे बज गए। अब ये बताओ कि सराज का रिवॉल्वर कहाँ है? वो मैंने नहर में फेंक दिया था। मैंने उस वक्त कहा जब गाड़ी घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। रिजवी साहब ने अपनी ज़हानत से तकरीबन सही सूरत हाल का अंदाजा कर लिया था और मेरे लिए इतराफ़ जुर्म के सिवा चारा ना था। मेरे साथ मोहसिन और राबिया भी शर्मसार बैठे थे। राबिया कुछ खफा थी क्योंकि अभी तक हमने उसे भी शरीक राज नहीं किया था। देखो फिर झूठ मत बोलना, रिजवी साहब ने सख्त लहजे में कहा। उस रिवॉल्वर की मदद से बहुत कुछ मालूम हो सकता है। मुमकिन है वो सरकारी रिवॉल्वर हो। उसके सीरियल नंबर से मालूम हो सकता है कि ये किसको दिया गया था। क्या उसका नाम सराज नहीं है? मैंने नीचे उतरते हुए कहा। नहीं, मैंने मालूम कर लिया है। यहाँ सराज नाम का कोई ASP, DSP या SP नहीं है। किसी थाने के SHO तक सराज नहीं है। पर्सनल ब्रांच ने मुझे बताया है एक सब इंस्पेक्टर मदंग थाने में है और दूसरा मिस्री शाह के इलाके में जिनके नाम में सराज आता है। उनमें से एक छुट्टी पर लाइलपुरे गया हुआ है और दूसरा रिटायर होने वाला है, यानी खासी उम्र का आदमी है। उस जगह की निशानदेही कर सकते हो जहां तुमने रिवॉल्वर फेंका था। मैंने फकत इकरार में सर हिलाया। फिर बेगम रिजवी नमोदार हुई और हम खामोशी से अंदर चले गए। क्या बात है, सूरतें क्यों उतरी हुई हैं? उन्होंने कहा। जमानत मंसूख होगी क्या? जमानत मंसूख हो जाती तो ये हजरत शाह नजर आते, रिजवी साहब ने तन से कहा। मोहसिन बहुत हद तक हकाइक से बाखबर था, मगर मुझे मौका ही नहीं मिला कि राबिया को कुछ बता सकूं। मौका इस वक्त भी नहीं था कि राबिया को कुछ बता सकूं। मौका इस वक्त भी नहीं था। खाना तकरीबन तैयार था। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि ब्यू हॉस्पिटल से टेलीफोन मौसूल हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शैला की मां की लाश लेकर एक एम्बुलेंस रवाना हो चुकी थी। शाम तक इस गरीब लावारस औरत की तदफीन बड़ी सादगी और खामोशी से होगी। जनाजे में मुश्किल से 20 अफराद शरीक हुए जो मियानी साहब के कब्रिस्तान से 1 घंटे में लौट आए। मैंने और मोहसिन ने लौटते हुए राबिया की माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ी। पहले राबिया की माँ, फिर शैला की माँ और अब होगी मोहसिन की माँ की बारी। फरिश्ता अजल ने सिर्फ मेरे बाप का इंतखाब किया था, बाकी सब की माओं का। ये फजूल व बेसरूपा ख्याल मेरे देनी इंतजार का आईनादार था। शाम का अंधेरा एक सोगवार रात के अंधेरे में ढल गया। पूरे घर पर एक मातमी सुकूत का गलबा था। किसी ने रात के खाने पर हमें नहीं बुलाया। शायद किसी ने खाना खाया ही नहीं। रिजवी साहब अपने कमरे से नहीं निकले और राबिया अपने कमरे में बंद रही। मैं और मोहसिन सिगरेटें फूंकते और दबे दबे लहजे में बातें करते रहे। मैंने उसे तफसील से बताया कि गुज़िश्ता शब मेरी अपने दुश्मनों से क्या बातें हुई थी और डिसिल्वा की मौत तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात का मुफस्सल जिक्र किया। उसने मुझे बताया कि उस्ताद टैडी को तलाश करने, उसे सूरत हाल से आगाह करके बयान करने के लिए तैयार करने में कितनी मेहनत हुई, लेकिन ये मेहनत आकारत नहीं गई। उसने तो कमाल कर दिया। शीदे और अब्दुल के कत्ल का इल्ज़ाम तो अब हम पर आता ही नहीं। मैंने कहा, शिकारी कोई और चाल सोचेंगे। मेरा ख्याल है सरेदस्त तो उनकी पेशकश कबूल कर ले। मोहसिन ने अचानक कहा, क्या यानी उनके नाजायज कारोबार में उनके साथ शरीक हो जाऊं? मैंने भड़क कर कहा, नहीं, सियासत से काम लेकर सिकंदर, वो तुझे पार्टनर की हैसियत देने पर तैयार हो गए हैं। पहले अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर ले, उसके बाद देख वो क्या करते हैं। मोहसिन ने कहा, उन्होंने मेरे सामने कुछ शराइत रखी हैं। मैंने कहा, जो मैं कबूल नहीं कर सकता। मसलन उनका मुद्दा है वजीर खान वाले मामले को दबाना। वो मेरे नुकसानात की तलाफी के लिए तैयार हैं। मकसद ये है कि मैं उस मौत को भूल जाऊं, ये बात भूल जाऊं कि उन्हें किस तरह मैसूर करके, बेबस करके और मुफलस करके मारा गया। मैं सलामत शाह, फुमांचू, गुलाम अली और दीगर सब बेगुनाहों के खून की कीमत वसूल कर लूं और खामोश हो जाऊं। मैं ये नहीं कहता कि तू उनकी शराइत पर सुलह कर ले। मोहसिन ने कहा, अगर वो तेरे हक के विरासत को तस्लीम कर लेते हैं तो ये एक महाज पर तेरी फतह है। जंगी हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि पहले मोर्चे को मजबूत कर लिया जाए और फिर पेश कदमी की जाए। तो ये तय है कि सौदा किसी कीमत पर नहीं हो सकता।
आज अगर वो सब कुछ तेरे हवाले कर दे तब भी नहीं। कोई मुजरिम किसी अदालत में एक मामूली से जुर्म की कीमत अदा करके नहीं बच सकता। उनके जराइम तो बहुत संगीन है, उनको माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो फौजिया को उठा लाए, मेरे बाप को उठा लाए, उन्होंने शैला की माँ को मार दिया। जंग का दायरा तो अब बहुत फैल गया है। बिल्कुल यही मैंने उनसे कहा था। मैंने उठकर बैठते हुए कहा, मगर यार सिकंदर, ये तूने शैला को वहां जाने से रोका क्यों नहीं? वो बोला, वो तेरे कहने से रुक जाती। मैं कैसे रोकता? सब लोग एक तरफ थे, बेगम रिजवी, अंकल राबिया और फौजिया। मैंने कहा, लेकिन मैंने उसे वो सब बता दिया जो उसे मालूम नहीं था। मम्मी की बीमारी के मुतल्लिक वो बोला, या फौजिया की शादी के बारे में? ये तो उसे बता दिया गया था। मैंने कहा, मगर ये नहीं कि फौजिया के अलावा तेरी भी शादी हो सकती है। मेरा भी ख्याल यही है कि उसे वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए तेरी शादी के मौके पर और उसके बाद। लेकिन अब उसकी एक ही सूरत है कि पहले फौजिया की शादी हो, उसके बाद शैला लौट आए। और मोहसिन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद हम अपने अपने ख्यालात में महव खामोश लेटे छत को घूरते रहे। फिर बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने गौर से सुना, आहट बाहर की तरफ हुई थी। मोहसिन, मैंने सरगोशी में कहा, मगर वो सो चुका था। मैं दम साधे पड़ा रहा। कमरे की खिड़की में एक साया सा नमूदार हुआ। मैंने खिड़की खोलकर झांका, बाहर कोई ना था। गेट पर सिर्फ एक मुसल्ला सिपाही बेहद मुस्तैद खड़ा था। और हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके हाथ में पुलिस की रवायती गोरों के अहदे रफ्ता की निशानी, दाएं से एक फायर करने वाली 3.3 की वो राइफल नहीं थी जिससे दूसरी गोली चलानी मकसूद हो तो उसके मैगजीन से बरामद करनी पड़ती है, और उसके लिए एक लीवर को खासी जोर आजमाई से आगे पीछे करना जरूरी होता है। इस राइफल के बगैर मेरे ज़हन में मुसल्ला पुलिस की तस्वीर मुकम्मल नहीं होती थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे सेरे के बगैर दूल्हे का तस्वुर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये सिपाही जदीद तर्ज की छोटी सी ऑटोमेटिक मशीन गन लिए खड़ा था जो स्टेन गन से मुशाबा थी, और मुमकिन है स्टेन गन ही हो। मैंने जदीद आलात ज़र्ब को बार दाड़ से भरपूर अंग्रेजी फिल्मों में इस्तेमाल होते देखा था या सुना था कि वतन अजीज में भी डकैती की वारदातों के लिए इनका इस्तेमाल कामयाबी से होने लगा है, मगर ज़ाती तौर पर इनकी इकसाम के फ़र्क को इतनी दूर से महसूस करना मेरे लिए मुश्किल था। गेट के ऊपर मुझे 2 सर्च लाइट्स भी नजर आईं। दोनों का रुख मुखालिफ समत में था और एक दूसरे से बैरूनी दीवार का वो हिस्सा रोशन था जो सड़क के साथ साथ था, तो दूसरी दाईं तरफ सर्वेंट क्वार्टर तक कोठी का तमाम इलाका रोशन था। सर्वेंट क्वार्टर मुकफ्फल और तारीक था, मगर उसके बाहर साया भी हरकत करता तो मुस्तैद मुहाफिज की नजर उसे देख लेती। इस तरह सड़क की तरफ से कोई आते के करीब भी नहीं फटक सकता था। ये ताज़ा तरीन हिफाजती इंतजामात जो रिजवी साहब ने सिर्फ हमारी वजह से किए थे, इनकी दूरअंदेशी, फहमो फरासत और हुस्न तदबीर का अमली सबूत थे। मैंने अपने आप को खासा महफूज महसूस किया। दुश्मनों से कुछ बाइद ना था कि डिसिल्वा की मौत के बाद वो रास्ते इकदाम का मंसूबा बनाते तो मुझे मोहसिन या राबिया को अगवा करके ले जाते। इस घर का भी वही असर करते जो राबिया के घर का हुआ था। बेशक दिन में हम हर जगह उनके इंतकाम का निशाना बन सकते थे, मगर हमने भी गैर मुसल्ला फिरना छोड़ दिया था। हमारे कत्ल से उनको कोई फायदा होता तो वो बहुत पहले ठिकाने लगा चुके होते। किसी नामालूम सम से आके दिल के सही निशाने पर लगने वाली गोली उनके मसाइल का हल होती तो वो खुद सारा झगड़ा ख़त्म कर देते या किसी पेशावर कातिल की खिदमात हासिल कर लेते। लेकिन उनके अज़ाइम को खाक में बिलाने के लिए हमने जारियत का जवाब जारियत से दिया था और अपने दिफा को भी उतना मजबूत बना लिया कि वो आसानी से कामयाब होने के जितने ख्वाब देख रहे थे उनकी ताबीर उल्टी होती जा रही थी। हमसे अपनी तमाम शराइत बनवाने की सिर्फ एक मौसर सूरत थी कि वह हम में से किसी एक को यरगमाली बना ले और उसकी जान के बदले हमसे सौदा करें। हमारे दिफाई इसार में सिर्फ एक कमज़ोर पहलू था, हमारी एक दूसरे से जज्बाती वाबस्तगी। वो जानते थे कि मुझे शैला, राबिया या मोहसिन को एक दूसरे से कितनी मोहब्बत है। अंकल रिजवी और उनकी फैमिली के हर मेंबर या शिरवानी साहब के ख़ानदान से भी हमारे रिश्तों की बुनियादें कितनी मुस्तहकम है। बेगर्जी और खुलूस पर मबनी इन रिश्तों को सिर्फ उसी तरह शिकस्त हो सकती है कि हमारे सामने हम में से किसी के लिए भी आजमाइश की कोई सूरत पैदा कर दी जाए। वो अगर रिजवी साहब के घर के एक बच्चे को भी उठा ले जाते तो मैं बखुशी अपनी हार कबूल कर लेता और गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल देता। जो बात वो नहीं जानते ये थी कि ऐसा वक्त आया तो इतराफी शिकस्त मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। रिजवी साहब जैसे कट्टर रसूल परस्त शख्स के लिए ये सिर्फ एक बच्चे के अगवा का केस था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो बच्चा उनका है या किसी और का। वो मुझे कभी इजाज़त ना देंगे कि मैं मुजरिमों के ऐसे मुतालबे के सामने सर झुका दूँ, ख्वाह उसका अंजाम कुछ भी हो। उन्हें अपने लगते जिगर की लाश मिले या ना मिले, वो कामिल यकसोई के साथ मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की कानूनी कार्रवाई को जारी रखेंगे। यही सूरत दूसरों के साथ होगी। राबिया, मोहसिन और शैला में से हर एक मुझे अपनी मोहब्बत या अपनी जान की कसम देकर मना कर देगा कि मैं दुश्मनों की बात ना मानूं, वरना वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। दिन दहाड़े हम में से कोई भी आसानी से अगवा नहीं हो सकता था, ना मैं और ना मोहसिन, ना राबिया या रिजवी साहब। हम बराबर का मुकाबला करते और मरते या मार देते।
मेरी मौत उन्हें मंजूर ना थी एक अफीसर को कत्ल करने की, उनमें हिम्मत ना थी। पुलिस का सारा महकमा अपने तमाम वसाइल के साथ उनकी बेखूनी पर तुल जाता और ये दुश्मनी उन्हें बहुत महंगी पड़ती। यही सूरत राबिया की थी। उसके अगवा या कत्ल होते ही सारी वकील बरादरी उठ खड़ी होती और डिस्ट्रिक्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हर बार एसोसिएशन और सब कौमी अखबारात पुलिस के पीछे पड़ जाते तो मुजरिमों के लिए जाए पनाह ना रहती। पुलिस की नज़र किसी मुजरिम पर नहीं होती। वो जानते हैं कि इलाके में कितने जेब तराश हैं, कितने चोर और कितने डाकू हैं, सट्टे के अड्डे कहाँ हैं और मुनशियात के कहाँ, लेकिन वो कुछ दो और कुछ लो, जियो और जीने दो के फलसफे पर अमल पैरा रहते हुए अब वो दर गुजर से काम लेते हैं। जब ये नौबत आ जाए कि उन्हें अपनी जान के या नौकरी के लाले पड़ जाएं तो वो जायज़ तरीके इख्तियार करें या नाजायज़, मगर मुजरिम तक रसाई ज़रूर हासिल कर लेते हैं। इस कामयाबी में अमूमन सबसे बड़ा हाथ उन मुखबरों का होता है जो बज़ाहिर मुजरिमों के आलाकार होते हैं और ख़ुद भी शरीफाना तरीके से रोज़ी नहीं कमाते। साबका सजा याफ्ता मुजरिम भत्ता वसूल करके आगे पहुंचाने वाले पथारेदार और बाज़-औक़ात बिल्कुल बेज़रर कारोबार में मसरूफ़ आम आदमी, उन सब का जाल शहर के गली कोचों में फैला रहता है और वक्त ज़रूरत खुफिया तौर पर मालूमात की फराहमी का सबसे मौसर ज़रिया साबित होता है। सिर्फ मोहसिन ऐसा शख्स था जिसे दुश्मन अगवा करने में कामयाब हो जाते तो नाकामी की सूरत में कत्ल भी कर देते और ये काम आदमी का कत्ल कहलाता जो ज़्यादा अहम नहीं समझा जाता और ज़्यादा मसाइल पैदा ना करता, मगर इससे ज़्यादा आसान शैला या फौजिया को उठाना था और फौजिया के साथ शेरवानी साहब को इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा के उन्होंने साबित कर दिया कि उनके हाथ कितने लंबे हैं। आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी लेकिन नींद का कहीं पता ना था। मैं खुली खिड़की में खड़ा सिगरेट पीता रहा और एक गैर यकीनी मुस्तकबिल के खदशात, इम्कानात और तसव्वुरात में गुम रहा। शेरवानी साहब पुरानी वदे के शरीफ और उम्र रसीदा ऑफिसर, वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो किसी और को कैसे बचाएंगे। पहले एक फौजिया ही थी, अब शैला भी है। यक न शुद्ध दो शुद्ध, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ दे ख्याल ये था कि उन बेजमीर इंसानों ने इंतकाम की आरज़ू में अंधा होके और जिल्लत की इंतहाई पस्ती में गिरते हुए सूरत को उसूल मकसद का जरिया बना लिया था। जिसकी जिंदगी चरागे सैरी है तो क्या होगा। बहुत जल्द मोहसिन की माँ को दुनिया से रखते सफर बांधना था और उसके पास फुर्सत उम्र बहुत कम थी। शायद वो खुद भी जानती थी कि जिंदगी के बाकी मानदा गिने चुने दिनों में उसको क्या कुछ करना है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, करना तो बहुत कुछ था, मगर है बसाए आरज़ुए के खाकशुदा, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे। अनगिनत ख्वाहिशों और बेहिसाब तमन्नाओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसने थोड़ी सी खुशियों का इंतखाब कर लिया है, जैसे प्यासे ने समंदर से शबनम के चंद कतरे मांग लिए हों और हम सब ने तहिया कर रखा था कि इन खुशियों की तकमील का सामान जरूर करेंगे। उसे दुनिया से बेमुराद दिल शिकस्ता और इस एहसास के साथ रुखसत नहीं करेंगे कि उसने जिन पौधों को जन्म दिया और अपने लहू से परवान चढ़ाया उनका समर नाउमीदी है, एहसास महरूमी और तन्हाई है। अजली व अब्दी उनमें फूल नहीं खिले, कांटे निकले और मुल्के अदम में उसके साथ किसी का प्यार तक नहीं है और हमें मजबूरियों के जाल में फंसा लेने वाले शिकारी सवाल करेंगे कि मियां सिकंदर आजम, क्या अब भी तुमको अपनी फतूहात अजीज तर है। फौजिया और उसके बाप की मुल्तजी सवालिया निगाहें वो इसे उन खुशियों की भीख मांगने पर मजबूर होंगी जो अपनी माँ और अपनी शरीके जिंदगी के दामन में डालने का अहद कर चुके थे और इस अहद को एक पाकीज़ा फर्ज की तरह पूरा करना चाहते थे। मगर सबसे कड़ी आजमाइश मोहसिन के लिए होगी। वो मेरा साथ देगा तो इस जन्नत से महरूम रह जाएगा जो माँ के कदमों के नीचे मिलती है, फिर उसके लिए ये जिंदगी जहन्नुम के अजाब से कम ना होगी। इसमें हर सांस जमीर पर एक ताज़ियाना होगी कि बदबख्त तूने अपनी ही माँ की आखिरी चंद सांसों को सुख और तमानियत की जगह दुख और आधार दिए और उसे चंद दिन और जीने का हक भी छीन लिया। अगर उसने माँ की खातिर मेरी रफाकत को कुर्बान किया तब भी ये जिंदगी उसके लिए एक मुस्तकिल सजा होगी और सिर्फ वजीर खान ही नहीं, सलामत शाह, फुमांचू और ना जाने कितने बेगुनाहों के लहू का ख्याल उसे सताता रहेगा जो योम अशर उससे इंसाफ का तलबगार होगा। यह एहसास उसे पागल कर देगा कि उसने अपने मजलूम दोस्त को आजमाइश की घड़ी में तनहा छोड़ दिया और वो मंजिल दारो रसन तक गया तो एक सदमा उसे जुर्म बेगुनाही की सजा पाने का था, तो दूसरा दोस्ती के नाम को रुसवा करने वाले मोहसिन की बेवफाई का। खुद में इस पोजीशन में होता तो क्या करता, इस माँ का साथ देता जिसे बहरहाल मर जाना है और ख्वाह दुनिया की सारी खुशियां उसके सामने ढेर कर दी जाएं। उसकी जिंदगी का तलबगार लम्हा जान का नजराना लिए बगैर टलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि आदमी खुद को उस लम्हे के मुकाबिल बेबस पाकर जिंदा इंसानों की खूबसूरत दुनिया से तई दस जाने पर मजबूर हो और फिर ये भी जानता हो कि अपने पराए जान से प्यारे और जान के दुश्मन सब बहुत जल्द उसे भूल कर कारोबार हयात की मसरूफियत में खो जाएंगे। सोएम चेलम एक आध बरसी, फिर यादगार कोई बेकसक लम्हा, उसके बाद कुछ भी नहीं। इत्मीनान की बात सिर्फ ये होती है कि जिस्म के साथ ये एहसास भी मर जाता है और जिस्म भी मट्टी हो जाता है।
वरना कब्र में लेटे हुए आदमी को ये दुख कितना तड़पाए कि उसे इतनी जल्दी फरामोश कर देने वाली ये कमीनी दुनिया जिंदगी के हुस्न से बदस्तूर आरास्ता है और खुशी के खजाने से अपना हिस्सा वसूल करने की खुद गर्दाना जिद्दोजहद जारी है। क्या ये सवाल हिसाब के कायदे से हल किया जा सकता है? एक औरत फर्ज करो माँ जिसको सिर्फ चंद दिन जीना हो बेटे की तरफ से मायूसी का दुख उठा के मर जाए तो बेहतर है, या एक दोस्त जिसको अभी नहीं मरना है उसी औरत की वक्ती खुशी की खातिर जीने के हक से महरूम हो जाए। किसको दुख देना चाहिए? फायदा किसके दुख में है और नुकसान किसके दुख का ज्यादा है? नहीं, ये नफे नुकसान का सवाल ही नहीं है। और मालूम नहीं मैं कब तक चौखट में पैर समेट कर तवाजुन बरकरार रखे बैठा रहता और ऐसी ख्यालात की भूल भुलैयों में भटकता रहता, लेकिन मेरी नजर ने साया दीवार से एक और साया जुदा होते देखा।